तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्टोइकियोमेट्री। अब ये स्टोइकियोमेट्री क्या है बच्चों, बड़ा ही फेमस टर्म है केमिस्ट्री का। और यू कैन से कि जो रिएक्शन केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो केमिकल रिएक्शंस की पढ़ाई को ही स्टोइकियोमेट्री कह सकते हैं, आप ऐसा समझ लीजिए। लेट्स बिगिन। तो बच्चों ये जो स्टोइकियोमेट्री शब्द है, पहले शब्द का जेनेसिस देखें जरा, कहां से जनरेट हुआ। तो ये जो स्टोइकियोमेट्री है ये दरअसल दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना। कौन कौन से ग्रीक वर्ड? तो जो पहला ग्रीक वर्ड है दैट इज स्टोइकियोन, सो दैट इज STOI। बच्चों ये सब किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, बट चूंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो उसके बारे में सब ऊपर से नीचे तक सब जान लेना अच्छी बात है। सो फर्स्ट इज स्टोइकियोन एंड सेकंड इज मेट्रॉन। स्टोइकियोन और मेट्रॉन से मिलकर ये स्टोइकियोमेट्री बना। अब ये दोनों ही बच्चों ग्रीक शब्द हैं, बोथ आर ग्रीक वर्ड्स। अब ये जो स्टोइकियोन होता है इसका एक्चुअल मीनिंग है एलिमेंट्स। इस ग्रीक टर्म का मीनिंग होता है बच्चों एलिमेंट्स। और मेट्रन समझ में ही आ रहा है, मेजरमेंट है ना, मेजरमेंट, दिस इज मेजरमेंट। तो ये जो स्टोइकियोमेट्री है, अगर इस स्टोइकियोमेट्री को संधि विच्छेद कर दें, अलग अलग कर दें, तो हमें दो शब्द मिलके आ रहे हैं, एलिमेंट्स मेजरमेंट, और यू कैन से मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स। तो भाई एलिमेंट का भी मेजरमेंट होता है, तो क्या होता है देखें। हम लोग दरअसल इस यूनिट में ये जो स्टोइकियोमेट्री पार्ट है केमिस्ट्री का, इसमें क्या करते हैं बच्चों कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करके फिर देखते हैं कि यहां पर कितना रिएक्टेंट है, कितना प्रोडक्ट है, कितना उसका बच्चों रिएक्टेंट प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स है, कितना उसका मास है, कितना वॉल्यूम है। तो हम लोग ये सारी चीजें देखते हैं। तो हमें क्या करना है, ये जो बात मैंने आपको समझाई तो उसको नोट करें कि इन दिस यूनिट, और हाँ, इन दिस यूनिट ऑफ केमिस्ट्री कॉमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों केमिकल रिएक्शन की पढ़ाई के लिए। सो इन दिस यूनिट ऑफ केमिस्ट्री हम लोग क्या करते हैं, वी स्टडी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। अब चूंकि रिएक्शन हमारी दोनों साइड बैलेंस है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट साइड, तो हमें क्या क्या मिल जाता है, तो हमें क्या क्या मिलता है। तो वी स्टडी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस टू गेट देखो, जो पहली बात हमें जिसकी जानकारी होती है बच्चों बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन को देखने से, व्हाट इज दैट इज नंबर ऑफ मोल्स। मैंने 2 क्यों लिख दिया, 1 लिखना चाहिए ना। So the first thing which we get from a balanced chemical reaction, that is number of moles of reactants and products. अच्छा, दिस इज द फर्स्ट थिंग। दूसरी बात क्या मालूम होती है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको पता है तो आप लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मास और वॉल्यूम की जानकारी भी ले सकते हैं। सो द सेकेंड थिंग इज मास ऑब्लिक वॉल्यूम ऑफ reactants and products.
अच्छा, एक और बच्चों बहुत छोटी सी बात है, वो भी समझ लीजिए। जैसे मैंने लिखा कि वी स्टडी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। अब ये जो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन टर्म है बच्चों, कोई ऐसा बोल सकता है नहीं नहीं सर, ये तो आपने थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट वर्ड का यूज कर दिया। केमिकल रिएक्शंस तो हमेशा ही बैलेंस्ड होती हैं। तो हम लोग बोलने चालने के लिए बोल देते हैं कि भाई ये फलानी केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड है, बट यहां पर रिएक्शन वर्ड जो है वो जानबूझ के मैंने रिएक्शन लिखा। रिएक्शन वर्ड थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट है लिखाई पढ़ाई की दृष्टि से। यहां रिएक्शन की जगह बच्चों इक्वेशन शब्द आना चाहिए, क्योंकि केमिकल रिएक्शन जब होगी वो तो हमेशा ही बैलेंस होती है। वो तो नेचुरल या लैब में होगी या नेचर में होगी तो वो तो हमेशा ही बैलेंस रहेगी। हाँ, उसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है जिसको कि आप एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, और उस इक्वेशन में एक साइड आपके रिएक्टेंट रहते हैं बच्चों, एक साइड प्रोडक्ट रहते हैं, तो आप रिप्रेजेंटेशन कैसा कर रहे हैं वो बैलेंस है कि नहीं वो इंपॉर्टेंट है। तो जनरली हम लोग ये बोल देते हैं कि केमिकल रिएक्शन बैलेंस करिए, तो रिएक्शन को तो कोई थोड़ी ना बैलेंस कर सकता है, वो तो बैलेंस होती है हमेशा बाय डिफॉल्ट। कोई भी रिएक्शन हमेशा बैलेंस्ड होती है। अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन का कोई मतलब ही नहीं है ना। तो हमें यहां पर जो ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड होगा वो होगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो आप रिएक्शन ही लिखा रहने दीजिए, उसके ऊपर एक ये गोला लगाइए और उसके बाद लिखिए सामने इक्वेशन। ठीक, चलिए, तो आपको ध्यान में रहेगा कि रिएक्शन थोड़ा कम अप्रोप्रिएट है और इक्वेशन ठीक है। तो ये तो बात है कि हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को पढ़ने वाले हैं, और उसको पढ़कर हमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स, उनके मास और उनके वॉल्यूम ये सब पता चलते हैं। एक बात हुई। अच्छा बच्चों, अब एक छोटा सा पॉइंट, ये जो मैंने बताया कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हमेशा बैलेंस्ड होती है, इस चीज को भी नोट करें कि अ केमिकल रिएक्शन इज ऑलवेज बैलेंस्ड, है ना। कभी भी अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन हो ही नहीं सकती है। इज ऑलवेज बैलेंस्ड, वो तो प्रैक्टिकल फिनोमेना है बच्चों, वो तो बैलेंस हो नहीं है। अनबैलेंस क्या हो सकता है? अनबैलेंस हो सकती है इक्वेशन। अ केमिकल रिएक्शन इज ऑलवेज बैलेंस्ड, जबकि अ केमिकल इक्वेशन मे बी बैलेंस्ड भी लिख सकते हो तुम, वो तो आपकी इच्छा की बात है, और आप उसको अनबैलेंस्ड भी लिख सकते हैं, फिर बैलेंस करना पड़ेगा, है ना। तो इस बात को भी ध्यान रखें कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस अनबैलेंस रहती है, बट रिएक्शन हमेशा बैलेंस होती है। ओके, तो ये तो बेसिक सी जानकारी हुई। अब चलो जरा देखते हैं केमिकल इक्वेशन कैसी होती हैं, उनमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या होते हैं, है ना। चलो देखें। अब हम थोड़ा सा बेसिक समझते हैं कि ये केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या है। केमिकल इक्वेशन क्या होती है भाई? बच्चों, ये सब बातें आप लोग 10th में भी पढ़कर आए होते हैं, बट हम लोग यही मानकर पढ़ रहे हैं कि तुम्हें कुछ नहीं आता है। सो एवरीथिंग वी आर गोइंग टू स्टडी हियर। केमिकल इक्वेशन क्या है? ये बस बच्चों किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का मेथड है। तो क्या हुई केमिकल इक्वेशन? ध्यान रहे, केमिकल इक्वेशन एक अलग शब्द है और केमिकल रिएक्शन अलग है। इक्वेशन और रिएक्शन दोनों में फर्क होता है। रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं इक्वेशन से, और बैलेंस अनबैलेंस इक्वेशंस की जाती हैं, रिएक्शन नहीं। ठीक है। सो व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? इट इज जस्ट अ मेथड to represent chemical reaction. It is just a method to represent chemical reaction. केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का बस ये एक मेथड है।
चलो ये तो हो गई केमिकल इक्वेशन। और ये जो केमिकल इक्वेशन है ये कैसे केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है? तो it involves symbols, and formula of the substances involved in chemical reaction. क्या होता है इसमें? जो सब्सटेंसेस होते हैं उनके फॉर्मूला, उनके सिंबल्स, ये सब इन्वॉल्व होते हैं। जैसे एक एग्जांपल करते हैं हम लोग बच्चों, देखो अब ये बहुत ही एलिमेंट्री सी बातें हैं, आप में से अधिकतर लोग जानते होंगे। स्टिल बच्चों, चूंकि व्हेन वी प्रिपेयर द नोट्स, तो हमारे नोट्स बच्चों पूरे होने चाहिए। उसमें आसान बात भी हो, कठिन भी हो, जो हो सब हो, है ना, कुछ छूटे ना, इसलिए हमें सारी बातें पढ़ने की जरूरत रहती है। तो देखो एक केमिकल इक्वेशन का बहुत ही एलिमेंट्री बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं। सो से वाटर को बनाने का क्या प्रोसेस है? सो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, दे कंबाइन विथ ईच अदर टू फॉर्म वाटर। अच्छा, किसी भी केमिकल इक्वेशन में बच्चों दो परिवार हैं। एक परिवार होता है रिएक्टेंट फैमिली और एक परिवार होता है प्रोडक्ट फैमिली। जो प्रोडक्ट होता है बच्चों, वो एरो की जो टिप होती है, जो उसका हेड होता है, उस साइड जो सब्सटेंसेस लिखे रहते हैं, दे आर द प्रोडक्ट। और इस एरो का जो टेल होता है, उस साइड जो सब्सटेंसेस लिखे रहते हैं, दे आर कंसीडर्ड एज रिएक्टेंट, है ना। तो यहां पर these two are reactants. And as there is only one H2O liquid, so this is your product. तो बच्चों रिएक्टेंट कहाँ रहते हैं? रिएक्टेंट्स होते हैं टेल साइड ऑफ द एरो, है ना। कहाँ पर होते हैं? रिएक्टेंट्स होते हैं टेल साइड ऑफ एरो। और प्रोडक्ट किस साइड रहते हैं बच्चों? ये होते हैं एरो के हेड साइड ऑफ एरो। अच्छा, ठीक है। अब कोई कहे कि सर रिएक्टेंट जो होते हैं वो बाएं तरफ लिखे रहते हैं लेफ्ट, और प्रोडक्ट दाएं तरफ लिखे रहते हैं। ये बच्चों एप्रोप्रिएट नहीं होगा, ये गलत भी हो सकता है कि दाएं तरफ लिखे हैं या बाएं तरफ। दाएं बाएं नहीं करना है, आपको करना है कि एरो का हेड, उस साइड होते हैं प्रोडक्ट्स, हेड साइड ऑफ द एरो, और जो टेल साइड है, दीज आर कंसीडर्ड एज रिएक्टेंट्स। ओके फाइन। ये बच्चों जो दाएं बाएं वाला चक्कर है, ये देखो कैसे गड़बड़ा सकता है, गौर से समझें। जैसे हमने एक रिएक्शन लिखी, उस रिएक्शन में लिख दिया A कैपिटल A, B कैपिटल B, C कैपिटल C प्लस D कैपिटल D, और एरो लगा दिया यूं, इस तरफ एरो लगा दिया, ठीक। तो अब बच्चों रिएक्टेंट क्या हो गए? रिएक्टेंट का मतलब होता है जो आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करें। तो यहां कौन रिएक्ट कर रहा है? तो रिएक्ट तो ये कर रहे हैं भाई। इन दोनों से रिजल्ट क्या मिल रहा है? रिजल्ट मिल रहा है कैपिटल A और कैपिटल B। तो अब जो रिएक्टेंट फैमिली है, वो इस साइड आ गई बच्चों। नाउ दीज टू आर रिएक्टेंट्स। तो क्या क्या है रिएक्टेंट्स? रिएक्टेंट्स आर C and D। एंड व्हाट आर द प्रोडक्ट्स हियर? तो बच्चों अब यहां जो प्रोडक्ट्स हैं वो है कैपिटल A और कैपिटल B। तो ये जरूरी नहीं कि प्रोडक्ट जो है राइट साइड ही हो, वो तो डिपेंड करता है कि आपका एरो कैसा लगा है।
तो यहाँ पर ये जरूर ध्यान रखें कि लेफ्ट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है। रिएक्टेंट की बात करें तो ये भी रिएक्शन में लेफ्ट राइट दोनों साइड हो सकता है, दोनों साइड हो सकता है। तो कभी इस तरह से बोलना ही नहीं है कि रिएक्टेंट लेफ्ट में है, प्रोडक्ट राइट में है, ऐसा नहीं बोलते हैं। ये बोल देंगे कि एरो का टेल जिस साइड होगा वो रिएक्टेंट है बच्चों, हेड जिस साइड होगा वो प्रोडक्ट्स है। अच्छी बात। अब यहां पर एक और काम की बात, क्या ये तो पता चल गया हमें कि भाई दो प्रोडक्ट्स हैं, कैपिटल ए और कैपिटल बी, और दो रिएक्टेंट्स हैं, कैपिटल सी एंड कैपिटल डी। नाउ हम लोग ये देख पा रहे हैं कि ये जो अपने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं, इन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के साथ कुछ कांस्टेंट्स का मल्टीप्लिकेशन भी है। कुछ कांस्टेंट्स का मल्टीप्लिकेशन भी है। तो ये जो कांस्टेंट्स हैं, इन कांस्टेंट्स को बोलते हैं हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। ये जो मैंने पिंक कलर से अंडरलाइन किए हुए हैं, ये हाईलाइट किए हुए हैं, दीज स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड स्मॉल डी। व्हाट आर दीज? These are stoichiometric coefficient. These are stoichiometric coefficients. ठीक, तो ये हो गए ए बी सी डी। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्यों बोला गया? देखो उसका भी मतलब है, अभी क्या सीखे थे? स्टोइकियोन का मतलब था एलिमेंट्स और मेट्रन का मतलब था मेजरमेंट। तो स्टोइकियोमेट्री हमें क्या सिखाती है? हमें ही तो सिखाती है कि एलिमेंट्स कितना है ना, उसका मेजरमेंट करना है। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो बच्चों इसका ये मतलब है जैसे किसी रिएक्शन में इस तरह से लिख दिया। अब ये 2, 4, 6, 10 कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व। तो ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ये दरअसल हमें बताते हैं कि कैपिटल ए का कितना अमाउंट इस रिएक्शन में इन्वॉल्व है, कैपिटल बी का कितना अमाउंट इन्वॉल्व है, कैपिटल सी का कितना अमाउंट इन्वॉल्व है और कैपिटल डी का कितना अमाउंट इन्वॉल्व है। सो इफ दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड, सॉरी मैं भी देखो गलत बोल रहा हूं, इफ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड, रिएक्शन कभी भी नहीं बोलेंगे। जनरली बोलचाल की भाषा में हम लोग यही बोलते हैं, आज तक आदतें खराब होती है कि रिएक्शन बैलेंस कर दीजिए भाई, जबकि सही क्या है बोलना, इक्वेशन बैलेंस कर दीजिए। तो अगर ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है, अगर ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है, मीन्स दोनों साइड्स सारे एलिमेंट्स इक्वल अमाउंट में है, अभी हम बैलेंसिंग भी सीखेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कैपिटल ए जो प्रोडक्ट है उसके स्मॉल ए मोल्स इन्वॉल्व हैं, कैपिटल बी के स्मॉल बी मोल्स, इसके सी मोल्स और इसके डी मोल्स। तो ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हमें बता देते हैं नंबर ऑफ मोल्स, है ना। तो इस बात को भी देखें तो हमें क्या याद रखना होगा कि if above chemical equation is balanced, if above chemical equation is balanced, अगर हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि moles of capital C, these are small c, moles of capital D, these are small d, then moles of capital A, तो प्यारे बच्चों ये होंगे स्मॉल ए, और अगर बात हो मोल्स ऑफ कैपिटल बी की तो बच्चों ये होंगे स्मॉल बी। सो ये हमें जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ये दरअसल बता रहे हैं कि किस सब्सटेंस के, किस एलिमेंट के कितने मोल्स इन्वॉल्व हैं इन द केमिकल रिएक्शन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस केमिकल इक्वेशन, है ना। मैं बार बार बोल रहा हूं ये शब्द, चूंकि बच्चों क्या होता है ना, शुरुआत से जैसी आदत होती है, हम लोग अभी पढ़ाई की शुरुआत कर रहे हैं, बेसिक्स चल रहा है, तो जैसी आदत अभी पड़ जाएगी वैसी आदत फिर बरकरार रह जाती है। तो अगर हम चीजों को एकदम पिन पॉइंट
एक्यूरेसी के साथ करेंगे तो अच्छा रहेगा बच्चों, आगे भी आपकी आदत वैसी रहेगी। ओके, अभी बच्चों बात किए कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन करके एक शब्द आया, तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है? देखो भाई, गौर करिए, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है। हम लोग इस लेक्चर से पहले बच्चों लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे, और उसमें हमने आपको एक पहला जो लॉ बताया था दैट वाज लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या कहता है? क्या सीखे थे कि किसी भी पॉइंट पर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मासेस का समेशन हमेशा कांस्टेंट रहता है, यही सीखे थे। तो हम लोग क्या सीखे थे? हम लोग सीखे थे कि अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ मास कंजर्वेशन, अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ मास कंजर्वेशन हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था कि जो मास है रिएक्टेंट्स का और बच्चों प्रोडक्ट्स का प्लस मास ऑफ प्रोडक्ट्स, तो ये जो मास है वो हमेशा ही एक कांस्टेंट आना चाहिए। अच्छा, ठीक बात है, कांस्टेंट आना चाहिए, करेक्ट। अब जैसे मैं एक केमिकल रिएक्शन लिख रहा हूं, तो देखो क्या केमिकल रिएक्शन है, से एक बहुत ही साधारण सी केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, सॉरी केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। सो नाइट्रोजन प्लस 3H2 गैस, ये बच्चों मैं आपको बोला ना कि सॉरी केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, ये जानबूझ के हम कर रहे हैं ताकि आपको भी ये बात समझ में आए कि जो लिखा पढ़ी होती है ये इक्वेशन है, रिएक्शन नहीं। ये रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है, ध्यान रहे, ठीक है। तो अब इस केमिकल इक्वेशन को जरा गौर से देखिए। सो इन दिस केमिकल इक्वेशन क्या हो रहा है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये दो गैसेस कंबाइन होकर एक नई गैसेस का फॉर्मेशन कर रही हैं, एंड दिस NH3 गैस इज नोन एज अमोनिया। अमोनिया गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, अच्छी बात है। अब जरा गौर से देखें, जैसे मैं कहूं कि अच्छा ठीक है भाई, रिएक्टेंट साइड क्या क्या है हमारे पास, तो आप कहेंगे सर नाइट्रोजन हाइड्रोजन दो चीजें हैं। अच्छा, अमोनिया में क्या क्या है भाई? सर अमोनिया में भी नाइट्रोजन भी और हाइड्रोजन भी है। अच्छा, वेरी गुड। तो ये जो अमोनिया का नाइट्रोजन है कहां से प्रकट हुआ? तो आप कहेंगे सर यही जो नाइट्रोजन था वही अमोनिया में आ गया। और अमोनिया में हाइड्रोजन कहां से आया? तो सर ये जो हाइड्रोजन अलग से था वही वो भी अमोनिया में आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस अमोनिया में नाइट्रोजन का सोर्स ये N2 है और हाइड्रोजन का सोर्स भी H2 है। तो यहां जितना नाइट्रोजन है उतना ही नाइट्रोजन सामने भी होना चाहिए, और यहां जितना हाइड्रोजन है उतना ही हाइड्रोजन सामने भी होना चाहिए। मतलब अगर इस केमिकल इक्वेशन को देखें तो ये बात स्पष्ट समझ में आनी चाहिए कि रिएक्टेंट साइड जो भी एलिमेंट जितनी संख्या में है वो एलिमेंट प्रोडक्ट साइड भी उतनी ही संख्या में होना चाहिए, तभी तो मास कंजर्वेशन लागू होगा, तभी तो लागू होगा, तभी तो ये जो है हमेशा रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड एकदम सेम रहेगा। अच्छा, अब यहां पर अगर हम देखें, इस रिएक्शन में गौर से देखें तो हमें दिख रहा है, अगर रिएक्टेंट की बात करें इस साइड देखें तो हमें दिख रहा है कि भाई नाइट्रोजन के दो एटम्स नजर आ रहे हैं। अगर मोल की बात नहीं भी करें, केवल एटम्स के लेवल पर देखें बच्चों, गौर से देखें तो हमें दिख रहा है कि 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, फिर हमें दिख रहा है कि 6 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 6 एटम्स नजर आ रहे हैं, 6 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ये तो बात बच्चों हुई कहां पर? रिएक्टेंट साइड। प्रोडक्ट साइड देखें जरा क्या है।
तो प्रोडक्ट साइड देखा जाए तो भी हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन है जो कि 2NH3 है और 6 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है। ये भी बात सही है, यानी दोनों साइड इक्वेलिटी हो गई। दोनों साइड क्या हो गया बच्चों? इक्वेलिटी हो गई। अब एक मन में और कंफ्यूजन। क्या कंफ्यूजन? सर अभी तो आप बता रहे थे मोल्स, अब बताने लगे आप एटम्स, ये क्या तरीका है? देखो बच्चों, इस कंफ्यूजन को भी जरा समझा जाए। अगर हम मोल के टर्म में मान लीजिए लिखें, तो मैं पेन चेंज करके लिख रहा हूं सो दैट यू मे गेट इट वेरी क्लियरली। अगर हम मोल के टर्म्स में लिखें तो हम क्या लिखेंगे? तो हम लिखेंगे कि भाई हमारे पास रिएक्टेंट साइड में चूंकि लिख रहा हूं, चलो हम इसको सेपरेशन कर देते हैं तो ये समझ में आता रहेगा कि ये जो है अलग अलग मामला चल रहा है। तो ये 2 हिस्सों में मैंने बांट दिया। ठीक है बच्चों, चलो। तो ये हिस्सा जो है प्रोडक्ट का, ये हिस्सा रिएक्टेंट का है। गौर करें, अगर कोई मोल के टर्म में लिखे तो क्या लिखे? तो लिखे 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन N2। ठीक है, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मोल्स ऑफ N2 में 2 नाइट्रोजन है, तो N2 का अगर 1 मोल है, क्यों 1 कह रहे हैं? क्योंकि यहां पर बच्चों कोफिशिएंट 1 है, यहां कोफिशिएंट 3 है और यहां कोफिशिएंट 2 है, यानी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, 3 और 2 है। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ही तो मोल बताते हैं। अच्छा ठीक है, तो नाइट्रोजन का मामला निपटा। और हाइड्रोजन की जरा बात करते हैं। तो हाइड्रोजन की अगर बात करी जाए तो हमारे पास बच्चों 3 मोल्स नजर आ रहे हैं H2 के। बिल्कुल सर सही बोल रहे हैं, 3 मोल हैं आपके पास H2 के। तो क्या इसे हम 6 मोल ऑफ H कह सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि एक H2 मॉलिक्यूल में हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो इफ वी थिंक ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स तो डेफिनेटली सर इसके डबल ही आएंगे, तो 6 मोल्स H के हो गए। अच्छा जरा सामने देखो, सामने देखो क्या दिख रहा है। अगर हम प्रोडक्ट साइड देखें प्यारे बच्चों, तो हमें दिख रहा है कि हमारे पास 2 मोल्स हैं किसके? अमोनिया के। हाँ सर बिल्कुल सही। अब एक अमोनिया के मॉलिक्यूल में एक ही नाइट्रोजन है, तो जितने अमोनिया के मॉलिक्यूल होंगे उतने ही नाइट्रोजन होंगे। तो इसी को लिखा जा सकता है 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। अब एक अमोनिया के मॉलिक्यूल में 3 हाइड्रोजन है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, है ना? अच्छा एक काम करते हैं बच्चों, थोड़ा सा सेपरेट कर देते हैं तो इट वुड बी इवन लुकिंग मोर क्लियर टू यू। ओके, इसकी शायद जरूरत नहीं है करने की, यहां से सेपरेशन करते हैं। थोड़ा सा अलाइनमेंट में डिस्टरबेंस हुआ है, डोंट वरी, अब ठीक है। तो ये जो मैंने सेपरेशन किया, इसके नीचे मोल्स के टर्म में लिखे, फिर ऊपर एटम्स के टर्म में लिख दिए। अब जरा गौर से समझो, जैसे हम कहें कि हमारे पास 2 दर्जन नाइट्रोजन है, 6 दर्जन हाइड्रोजन है। यहां भी कहें कि 2 दर्जन नाइट्रोजन है, 6 दर्जन हाइड्रोजन है, डजन के टर्म्स में कहें, तो आप दोनों साइड क्या करिए, 12 से डिवाइड कर दीजिए, तो एक एक यूनिट आ जाएगा। जैसे बोला गया कि हमारे पास 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो यहां मोल्स हटा दें अगर तो भी क्या दिक्कत है भाई? हमें यही तो देखना है कि दोनों साइड बराबरी हो रही है कि नहीं हो रही है। तो एकदम बराबरी हो रही है भाई, एकदम बराबरी हो रही है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब यही होता है बच्चों कि रिएक्टेंट साइड जो एलिमेंट जितनी संख्या में है, सेम एलिमेंट उतनी ही संख्या में हमारे पास सामने आना चाहिए, प्रोडक्ट साइड भी आना चाहिए। देन ओनली वी से दैट द केमिकल इक्वेशन इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। या अब वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आप मोल्स के टर्म में कहना चाहें तो मोल्स के टर्म में कहिए, आप इंडिविजुअल एटम्स मॉलिक्यूल के टर्म में कहना चाहें तो वैसे कहिए,
आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सर यहां पर 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन है, सामने भी 2 एटम नाइट्रोजन के हैं। कोई इसको ऐसे भी कह सकता है कि सर यहां पर 2 मोल्स नाइट्रोजन है और सामने भी 2 मोल्स नाइट्रोजन है। कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों, है ना। दोनों तरह से आपको समझ में आ जाएगा कि ये रिएक्शन बैलेंस है। जैसे कोई कहे कि सर केमिकल इक्वेशन के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट तो सर मोल को रिप्रेजेंट करते हैं, आप ही ने बताया है। हाँ भाई जरूर करते हैं, ठीक बात है, करते हैं। तो ऐसा नहीं लिख सकते, जैसे मान लीजिए हम कहें कि दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दीजिए। अभी आप ये कह रहे हैं ना कि इसका सर 1 मोल, इसके 3 मोल, इसके 2 मोल। हाँ सर बिल्कुल हम यही कह रहे हैं, हम सर यही कह रहे हैं। आप ही ने बताया, अभी आप ही ने तो बताया है कि इसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो दरअसल मोल्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वी आर हैविंग 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन N2, वी आर हैविंग 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन H2 एंड वी आर हैविंग 2 मोल्स ऑफ दिस अमोनिया। हाँ भाई ठीक है, चलो हमने बताया, गुड। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, दोनों साइड मान लीजिए किसी हम कांस्टेंट से डिवाइड कर दें या मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या रिएक्शन बदल जाएगी? नहीं बदलेगी। हमने कहा ठीक है दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2, ये 6, ये 4। 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया बच्चों 10, 30, 20, है ना। 10 से डिवाइड कर दीजिए, 1/10, 3/10, 2/10, रिएक्शन तो वही रही और तब भी बैलेंस ही रहेगा, क्योंकि जो भी कर रहे हैं दोनों साइड कर रहे हैं। तो अगर आप मोल्स के टर्म में समझ रहे हैं तो दोनों साइड हम Na से डिवाइड कर दें। तो 1 मोल की में अगर Na से डिवाइड कर दोगे तो 1 मॉलिक्यूल हो जाएगा बच्चों। तो उसको ऐसे भी कह सकते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, ऐसे भी कह सकते हो। तो जब मॉलिक्यूल के टर्म में कहोगे तो उसमें देख लो फिर कितने कितने एटम्स हैं। तो किसी भी तरह से आप कह सकते हैं, कोई बात जो है गलत नहीं है। अच्छा, तो ये तो बात रही कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है। तो क्या है कि दोनों साइड एक जैसे एटम्स एक जैसी संख्या में रहें, तब हम कहेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। क्योंकि तभी तो दोनों साइड का मास सेम आएगा बच्चों, तभी तो मास कंजर्वेशन हो पाएगा। अब कोई कहे कि भाई ठीक है एक काम करिए, यहां पर नाइट्रोजन 2 है, यहां भी 2 नाइट्रोजन है, ठीक है सर। इस साइड प्रोडक्ट साइड 6 हाइड्रोजन है, ये भी ठीक है सर। हमारा मन कर रहा है मैं यहां 7 हाइड्रोजन एटम करने, तो नहीं चलेगा। तो कहां चल जाएगा बेटा? आपने सामने जो है 6 हाइड्रोजन एटम लिख रहे हैं, इस साइड 7 लिख रहे हैं, कैसे हो जाएगा? मास कंजर्व ही नहीं हो पाएगा। इस साइड मास बढ़ जाएगा, इस साइड कम हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा बच्चों। तो देखो, इसको थोड़ा सा वर्ड्स में नोट डाउन जरूर करना है हमें बच्चों। कई बार सरल चीजों में भी ना बड़ी बारीकी रहती है, उसको समझना बहुत जरूरी है अगर तुम्हें कुछ अच्छे एग्जाम क्वालिफाई करने हैं। अगर बच्चों एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है तो उसकी क्या पहचान है? तो पहचान यही है कि इसमें क्या होना चाहिए कि सेम एलिमेंट्स in same number, same elements in same number on both sides of equations, on both sides of equation। तो इक्वेशन के 2 साइड्स क्या क्या होते हैं भाई? एक साइड होता है रिएक्टेंट और जो दूसरा साइड है दैट इज योर प्रोडक्ट, सो दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये होता है एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। डन। अब सवाल है कि भाई ठीक है सर, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन तो पता चल गया। अब मान लीजिए केमिकल इक्वेशन बैलेंस ना हो, तब क्या करें? मतलब कैसे बैलेंस करें केमिकल इक्वेशन को?
उसका भी कोई तरीका बताइए। तो देखो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है सीखें। अब चलो देखो जरा, देखा जाए बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। अब बच्चों केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का कोई वैसा सेट मेथड नहीं है। एक तो क्या होता है, एक रेडॉक्स केमिकल इक्वेशन होती है, उसको बैलेंसिंग करने की एक फिक्स्ड विधि है या उसका एक फिक्स मेथड है। सो दैट मेथड यू विल बी स्टडिंग लेटर इन रेडॉक्स रिएक्शंस। बट एक जो आम साधारण सी केमिकल इक्वेशंस होती हैं उनके लिए किसी मेथड की एक्चुअली जरूरत भी नहीं है। कोई चीज है नहीं, यानी उसकी जरूरत ही नहीं, आवश्यकता ही नहीं है। तो केमिकल इक्वेशन की जो बैलेंसिंग है सिंपल हिट एंड ट्रायल मेथड से हम लोग कर देते हैं। तो अ केमिकल इक्वेशन is balanced by hit and trial method। यानी कि ट्राई करो, हिट कर गया तो ठीक है, नहीं फिर ट्राई करो, कुछ और ट्राई करो, इसे बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। अब यहां पर एक बात हम लोग चाहें तो ऐड कर सकते हैं कि जो रेडॉक्स रिएक्शंस हैं उनको बैलेंस करने का वी आर हैविंग अ फिक्स्ड मेथड, और मेथड्स कहने चाहिए क्योंकि उसमें 2-3 मेथड्स होते हैं। तो रेडॉक्स रिएक्शंस जो होती हैं, अब आप में से हो सकता है कुछ लोगों को पता ही ना हो कि रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती है। रेडॉक्स रिएक्शंस बच्चों ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनमें एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन प्रोसेस और रिडक्शन प्रोसेस दोनों होता हो। अब अगर ये पता नहीं है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है तो अभी जानने की जरूरत भी नहीं है, हम लोग जब करेंगे तब बताएंगे आपको। तो रेडॉक्स रिएक्शंस आर बैलेंस्ड यूजिंग सेट मेथड्स। वहां हिट एंड ट्रायल की जरूरत नहीं होती है बच्चों, यूजिंग फिक्स्ड मेथड्स। वहां कोई हिट एंड ट्रायल तुक्का लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाकी सिंपल केमिकल इक्वेशन है तो हिट एंड ट्रायल से ही हम लोग काम चला लेते हैं। जैसे करके देखें, करके देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं एकदम आसान से। अभी जो पीछे रिएक्शन लिखी वो उसी को देख लेते हैं। चलो, क्या रिएक्शन लिखी थी? पीछे रिएक्शन लिखी थी कि भाई नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एंड दीज टू वर फॉर्मिंग अमोनिया। यही केमिकल रिएक्शन थी, यहां से बन रहा था अमोनिया। अब बच्चों ये जो सामने इक्वेशन दिख रही है अपने को, देखो क्या ये बैलेंस्ड इक्वेशन है? तो बैलेंस तो कतई नहीं है। क्यों? यहां पर तो 2 नाइट्रोजन एटम्स हैं, यहां पर एक ही एटम है। यहां 2 हाइड्रोजन के एटम है और यहां पर 3 एटम है, तो बैलेंस तो नहीं है। तो अभी इसकी जो स्थिति है वो स्थिति ठीक नहीं है। अभी मसला इसका अनबैलेंस है। ठीक, अब उसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने का तो यही मतलब है कि दोनों साइड एक जैसे एटम और एक जैसी संख्या में हो। तो कैसे हो भाई? तो आप क्या करिए, एक एक एटम को बैलेंस करना स्टार्ट करिए और ट्राई करिए कि बच्चों हाइड्रोजन ऑक्सीजन को सबसे आखिरी में किया कीजिए, है ना। हिट एंड ट्रायल है, लेकिन हिट एंड ट्रायल में भी ये थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को आखिरी में बचा के रखना है, उसको बाद में करना है, बाकी को पहले निपटा लीजिए। तो बाकी को कैसे निपटाएं? पहले देखो नाइट्रोजन को देखें तो यहां पे 2 नाइट्रोजन है और यहां पर एक ही है। तो अब इसी रिएक्शन को मैं फिर से यहां लिख दे रहा हूं और उसको फिर हम लोग बैलेंस भी कर देंगे। N2 गैस, H2 गैस एंड दिस गिव्स अस अमोनिया गैस। चलिए साहब बैलेंस करते हैं। तो बात अगर नाइट्रोजन की हो तो यहां पर 2 है और यहां पर 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए।
तो 2 से मल्टीप्लाई किए तो अब यहां पर हाइड्रोजन के 6 एटम्स नजर आ रहे हैं और यहां पर 2 ही हैं, तो यहां भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गई बैलेंस। कुछ इसके लिए रूल कहाँ है, रूल की जरूरत ही नहीं है। कोई बात हमें कब याद रखनी है, व्हेन इट इज मीनिंगफुल। अब कोई कहे नहीं इसका एक रूल ये है कि पहले नाइट्रोजन को बैलेंस करिए फिर हाइड्रोजन को, ये तो कोई रूल नहीं है। ऐसे तो हर रिएक्शन में अलग अलग होगा, तो ये तुक्का मार रूल है। तुक्का भी क्या, हिट एंड ट्रायल है। यू ट्राई समथिंग, इफ इट हिट्स द टारगेट देन फाइन, हो गया बैलेंस। नहीं हुआ तो कुछ और से मल्टीप्लाई करो, तब फिर बैलेंस होगा। देखो एक और करके देखते हैं। अब ये जो रिएक्शन है बच्चों, नाउ दिस इज परफेक्टली बैलेंस्ड। यू कैन चेक बोथ साइड्स, you are having same atoms in the same number. Same atom in the same number, that is the balanced chemical equation. That's it. एक और कर लेते हैं जरा रिएक्शन। तो पहले एक मैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख रहा हूं, फिर उसको बैलेंस करेंगे, ठीक। तो कुछ भी उटपटांग ले लेते हैं, से C2H6 ले लिया, फिर उसके बाद ले लिया O2, ठीक है। फिर उसके बाद ले लिया CO2 गैस, और उसके बाद ले लिया हमने H2O लिक्विड। चलो बच्चों, ये एक केमिकल इक्वेशन है। पहले तो ये तय हो जाए कि बैलेंस मामला है या फिर अनबैलेंस। देखो तो यहां दिख रहा है 2 कार्बन एटम्स, यहां पर एक ही है, तो एक भी अनबैलेंस है तो सब अनबैलेंस है, तो रिएक्शन ओवरऑल, तो पूरी इक्वेशन ओवरऑल अनबैलेंस है। सबको चेक करने की जरूरत नहीं, कोई एक भी अनबैलेंस हो गया तो ओवरऑल इक्वेशन इज अनबैलेंस। तो चलो भाई, अनबैलेंस्ड हो गई है। अब हमारा टास्क है कि इस अनबैलेंस्ड रिएक्शन को हम बैलेंस करके दिखाएं। इस अनबैलेंस रिएक्शन को हम बैलेंस करके दिखाएं। सो लेट्स हैव द सॉल्यूशन। तो उसी रिएक्शन को फिर से लिखते हैं बच्चों, नीचे लिख रहा हूं मैं, C2H6 गैस प्लस O2 गैस, दिस गिव्स CO2 गैस। मतलब जैसी रिएक्शन थी मैंने ठीक वैसे वैसे कॉपी कर दी। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया कि कोई रूल नहीं है, फिर भी एक ये अनसेड रूल है कि आप जो है ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बाद में निपटाइए, पहले बाकी से निपट लीजिए। तो चलिए निपटना स्टार्ट करते हैं। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा कार्बन ही है, तो चूंकि यहां पर 2 कार्बन, यहां 1 है, तो पहला काम तो ये कर दिए। अब भाई थोड़ी राहत की सांस ली, क्योंकि कार्बन तो कम से कम बैलेंस हुआ, ठीक है, कार्बन बैलेंस हो गया। अब उसके बाद चलिए हाइड्रोजन को ही देख लेते हैं। तो यहां पर 6 हाइड्रोजन है और तो कहीं है नहीं। अब अच्छा एक बात जरा सोचिए, मैंने हाइड्रोजन को ही क्यों लिया, ऑक्सीजन को भी ले सकते थे। अब बच्चों जैसे चलो ऑक्सीजन को ही ले लें, तो ऑक्सीजन को जरा देखें, पहले करके देखें क्या होता है। तो इसके साथ तो छेड़खानी करनी नहीं है, क्योंकि इसके साथ अगर तुम छेड़खानी करोगे तो तुम्हारा कार्बन गड़बड़ाया जा रहा है, तो कार्बन को तो गड़बड़ाना नहीं है। अच्छा ठीक है, तो यहां पर भाई यहां तो फिक्स हो गया कि 4 ऑक्सीजन है, ठीक। यहां पर 1 ऑक्सीजन है 5, यहां पर 1 ऑक्सीजन है 5, 4 और 1 5, 4 + 1 5। तो ऐसा मन में आ सकता है कि सर यहां ऐसा करते हैं 5/2 कर दें, तो 5/2 कर दें तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। लेकिन बच्चों ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन तो नहीं हुआ ना बैलेंस। यहां पे 6 हाइड्रोजन, यहां 2 हैं। अब अगर आप 6 हाइड्रोजन यहां करने जा रहे हैं, आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपका ऑक्सीजन गड़बड़ाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी आपका ऑक्सीजन बैलेंस है, और अब आप अगर हाइड्रोजन आपका अभी भी अनबैलेंस है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आपको ऑक्सीजन भी बढ़ाने पड़ेंगे। तो बच्चों एक बात देखिए क्या ध्यान रखनी है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में
सबसे आखिरी में उससे निपटते हैं जो अकेला हो, यानी कि जिसमें चेंज करने से बाकी की सेहत पे फर्क ना पड़े। जैसे अगर मान लीजिए आप ऑक्सीजन बैलेंस कर दिए, अच्छी बात है, आपका कार्बन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कहीं अकेला तो है नहीं, तो अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो आपको यहां पर 3 करना होगा, तब 6 होगा और तब ये भी 6 होगा। लेकिन इसके बैलेंस के चक्कर में आपका ऑक्सीजन चौपट हुआ जा रहा है। तो इसलिए हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर हम ऑक्सीजन को पहले करने जा रहे हैं तो गड़बड़ है। अच्छा, और ऑक्सीजन देखो अकेला भी है, यानी इसमें बाद में जो भी आएगा फाइनली इससे आखिरी में निपट लेंगे, तो इसमें जो चेंज करेंगे बाकी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। तो सबसे आखिरी में हमें ऑक्सीजन में ही नंबर लगाना है। तो पहला नंबर कार्बन का लगा दिए, अब दूसरा नंबर लगा दीजिए आप हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन यहां पर 6 है और यहां पर आप 2 देख रहे हैं, तो 3H2O कर देते हैं। नाउ वी आर हैविंग बोथ कार्बन एंड हाइड्रोजन बैलेंस्ड। अब बात आती है ऑक्सीजन की। अब ये तो अकेला है, अब जो भी कम ज्यादा होगा इधर कर देंगे तो किसी पे फर्क नहीं पड़ेगा, हो गई रिएक्शन बैलेंस। तो कितने हैं भाई ऑक्सीजन? नाउ वी आर हैविंग 4 ऑक्सीजन हियर एंड 3 ऑक्सीजन हियर, टोटल 7। अब 7 ऑक्सीजन है तो यहां पर 7 करना है, चूंकि ये O2 है, सो यू मल्टीप्लाई दिस बाई 7/2, हो गया 7 7, सब मामला निपट गया। तो पहले स्टेप में बच्चों क्या किया हमने पहले स्टेप में यहां पर किया, पहले मैं तीनों स्टेप लिख दे रहा हूं। स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकेंड एंड स्टेप 3। सो द फर्स्ट स्टेप इज बैलेंसिंग ऑफ कार्बन, बैलेंसिंग ऑफ कार्बन। दूसरा स्टेप क्या हुआ? दूसरा स्टेप हुआ कि हमने बैलेंस किया किसको? हाइड्रोजन को। और सबसे आखिरी स्टेप में हमने बैलेंस किया ऑक्सीजन को। तो आपको बॉटम लाइन क्या याद रखनी है? सबसे आखिरी के लिए उसको बचा के रखना है जो अकेला हो। कई बार ऐसा भी होता है कोई अकेला नहीं है, तब तो फिर कोई बात ही नहीं है, फिर तो जैसे बन पड़े वैसे करिए। अब कोई अगर अकेला मिल गया तो कम से कम कुछ राहत मिल जाएगी। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि रिएक्शन में कोई अकेला बैठा ही हो सकता सब एक किसी के साथ हो कोई, तब फिर जैसा है वैसा करना है। चलिए, तो इस रिएक्शन में हमने O को आखिरी में इसलिए लिया, इसको लास्ट स्टेप में इसलिए लिए एज इट इज अलोन, अकेला है बेचारा। तो इसकी बैलेंसिंग आखिरी में करने से जो पहले से ही बैलेंस चीजें होंगी उन पर इंपैक्ट नहीं आएगा। लेकिन ये फिर क्या बताया मैंने, हमेशा कोई अकेला हो जरूरी नहीं, तो जैसी रिएक्शन होगी आपको उस तरह से बैलेंस करना होगा बच्चों। जैसी रिएक्शन होगी वैसे बैलेंस करना होगा। अब यहां पर दोनों साइड देख लिए, सब बैलेंस हो गया। हाँ, सब बैलेंस है। एक बार चाहे तो लिख भी सकते हैं क्या क्या है दोनों साइड। दोनों साइड भाई 2-2 कार्बन है, अच्छी बात है। देयर आर 6 हाइड्रोजन एटम्स ऑन बोथ साइड्स, करेक्ट, एंड 7 ऑक्सीजन एटम। ये बच्चों दोनों साइड का मास कंजर्वेशन भी हो गया, सब काम निपट गया अपना। तो ये तो रहा कि रिएक्शन को बैलेंस कैसे करना है। रिएक्शन को बैलेंस कैसे करना है, तो अभी केवल और केवल हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना है। इस तरह से कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना है जिससे कि दोनों तरफ एक जैसा मामला दिखने लगे। बस इतनी सी बात है, कोई इसका फिक्स रूल है नहीं। हाँ, जब रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग होगी तब बात अलग है, अभी तो नॉर्मल रिएक्शन है, करिए ऐसे ही। चलिए, अब बच्चों रिएक्शन की बैलेंसिंग करना सीख गया, थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं कि एक बैलेंस रिएक्शन क्या इंफॉर्मेशन देती है। वैसे तो अभी मैंने बताया कि आपको मोल्स मालूम चल जाते हैं, बट थोड़ा उसको अलग से देख लेते हैं एक बार। तो इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड बाय a balanced chemical equation, by a balanced chemical equation। एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें क्या बता देती है, समझिए।
ओके। तो पहले बच्चों एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन कोई भी साधारण सी लिख लेते हैं। तो पानी को ही बना देते हैं। सो वाटर को बनाने के लिए हमें क्या करना रहता है, H2O2 गैस एंड वी गेट 2H2O liquid. So this is a balanced chemical reaction. 4 hydrogen, 4 hydrogen, 2 oxygen, 2 oxygen. Fine. So this is perfectly balanced. अब देखो बच्चों क्या तुम्हें पता चलता है, किसी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हमें ये पता चल जाता है कि आपके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो हैं उनका फिजिकल स्टेट क्या है। जैसे यहां लिखा हुआ है गैस, गैस, लिक्विड, मीन्स दीज टू आर इन गैसियस स्टेट एंड दिस इज इन लिक्विड स्टेट। हमें यह भी पता चलता है कि उसके किसके कितने मोल्स हैं, हाइड्रोजन के 2 मोल्स, ऑक्सीजन का 1 मोल, वाटर का 2 मोल। अब मोल्स अगर मालूम चल जाएं बच्चों तो आप मोलर मास से मल्टीप्लाई करके मास भी पता कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि इफ वी आर हैविंग अ केमिकल इक्वेशन विच इज बैलेंस्ड, तो हमें यह भी पता चल जाता है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में जो भी एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं उनका मास कितना है। तो पहले इतना ही कर लेते हैं, देखो क्या क्या मालूम चलता है। सो इंफॉर्मेशन की बात चल रही तो मैं पॉइंट वाइज लिखवा देता हूं आपको बच्चों। तो जो पहली इंफॉर्मेशन है which a balanced chemical equation gives us, that is, so it gives, it tells about physical state, of रिएक्टेंट्स, या स्टेटमेंट को थोड़ा सा और एक ट्वीक कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि इट टेल्स अबाउट ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, इट टेल्स अबाउट ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स as well as their फिजिकल स्टेट पता चल जाता है बच्चों। और क्या क्या पता चलता है, नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाते हैं हमें। और क्या क्या पता चल जाता है, चूंकि मोल्स हमें पता है तो हम मास भी पता कर लेते हैं। तो क्या क्या बात हो गई, फिजिकल स्टेट मालूम हो गई, नंबर ऑफ मोल्स मालूम चल गए और उनका मास भी मालूम चल गया। जैसे इस रिएक्शन की अगर हम बात करें तो फिजिकल स्टेट तो दिख ही रहा है कि रिएक्टेंट्स में दोनों जो इन्वॉल्व हैं पार्टिसिपेंट्स बोथ आर गैस एंड प्रोडक्ट इज लिक्विड। तो फिजिकल स्टेट का तो मामला निपट ही गया। अब नंबर ऑफ मोल्स की बात करें अगर हम, तो देखो मोल्स भी यहीं लिख देते हैं। तो बच्चों हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास है एक तो है हाइड्रोजन गैस, एक है ऑक्सीजन गैस और एक है हमारे पास वाटर लिक्विड। 3 पार्टिसिपेंट्स हैं बच्चों। तो अगर मोल्स की बात करें तो इनके कोफिशिएंट्स ही हमें मोल बताते हैं। तो हाइड्रोजन के कितने मोल, तो भाई 2 मोल। ऑक्सीजन के कितने मोल, तो केवल 1 मोल। और वाटर के कितने मोल, अगेन वी आर हैविंग 2 मोल्स। अच्छा ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन के 2 मोल्स हैं, तो अगर मास की बात करी जाए तो मास को कैसे करोगे, तो नंबर ऑफ मोल्स, एक हाइड्रोजन के मोल का मास क्या होता है 2 ग्राम्स, इसका मोलर मास 2 ग्राम्स। तो चूंकि 2 मोल्स थे तो बच्चों यही हो जाएगा 4 ग्राम्स। अच्छा ठीक है। ऑक्सीजन के 1 मोल का मास, चूंकि 1 ही मोल है तो एक केवल O होता तो हम लोग पढ़ते हैं 16, O2 है तो बच्चों 13 ग्राम। तो इसका मास मालूम हो गया। अच्छा H2O की बात करें तो 1 मोल का मास हो जाता है बच्चों 18 ग्राम। 2 + 16 दैट इज 18। चूंकि 2 मोल हैं सो दिस इज 36 ग्राम।
अच्छा, ये भी जरा देख लो मास कंजर्वेशन एप्लीकेबल है कि नहीं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो मासेस हैं, दीज आर 4 and 32। इफ यू ऐड दीज टू, दिस इज 36। और सामने भी देखो बच्चों 36 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस यही तो है। इफ यू ऐड दीज टू, this must be equal to water. So this is true here. So this is law of mass conservation. तो एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन को देखकर हम ये पता कर पाते हैं कि सही में रिएक्टेंट्स क्या हैं, प्रोडक्ट्स क्या हैं, कौन गैस है, कौन लिक्विड है, कौन सॉलिड है। और बच्चों ये भी पता कर पाते हैं कि किसके कितने मोल्स हैं, और मोल्स पता हो गए तो ये भी पता चल जाएगा कि कौन कितना मास है, किसके कितने ग्राम्स अवेलेबल हैं। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी नो। नाउ वी गेट वन मोर इंफॉर्मेशन दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्या है जरा समझिए। अभी जो दूसरी इंफॉर्मेशन है बच्चों, वो कुछ स्पेशल रिएक्शन के लिए। कैसे स्पेशल रिएक्शन, जरा गौर करिए। जैसे एक मैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख रहा हूं, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले लिखे थे इसको। सो दैट वाज नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, बोथ ऑफ दीज गैसेस कंबाइन टू फॉर्म अमोनिया गैस। सो दिस इज ऑल्सो अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में अगर हम गौर से देखें तो हमें तीनों गैसेस के मोल्स नजर आ रहे हैं। नाइट्रोजन का 1 मोल है, हाइड्रोजन का 3 मोल है, और अमोनिया का 2 मोल है। अच्छा ठीक। एक और अच्छी बात है कि इसके जितने भी रिएक्टेंट्स या जो प्रोडक्ट्स हैं, ये सब के सब गैसियस हैं बच्चों। पिछली रिएक्शन में क्या था, सामने वाटर लिक्विड था, बट ये सब क्या है, गैसियस हैं। तो देखो यहां पर एक और अब हम लोग बात समझने वाले हैं, लेकिन वो बात तभी वैलिड है जब सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स कैसे हों, गैसियस हों। समझिए क्या हो रहा है बच्चों। इसमें जो अब हमें जो सेकंड पॉइंट समझना है, तो उसके लिए एक और छोटा सा लॉ होता है केमिस्ट्री में। छोटा क्या, उसका एप्लीकेशन बहुत बड़ा है, लेकिन समझने के लिए छोटा है। सो दैट इज एवोगैड्रो लॉ। तो एवोगैड्रोज लॉ क्या है जरा समझें। इन्होंने हमें क्या बताया, वैसे इन्होंने तो बहुत कुछ बताया, इन्होंने तो एवोगैड्रो नंबर भी बताया, बट एवोगैड्रो लॉ जरा समझ लीजिए जल्दी से। देखिए इन्होंने ये बताया कि फॉर अ गैस if temperature and pressure are constant, अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हो, तो इन्होंने ये बताया कि जो वॉल्यूम गैस का होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। This is directly proportional to number of moles. So this was something very important. और this is something very important. क्या बात हुई कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है किसी गैस के लिए, तो उसका जो वॉल्यूम है वो उसके मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होगा। Now we can also prove this. How? देखो अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो रिएक्शन की बैलेंस रिएक्शन क्या इंफॉर्मेशन देती है वो सब जानने वाले थे, कहाँ पहुंच गए आप। अब बच्चों कभी कभी ऐसा हो जाता है, क्योंकि यहां पर जो अगली बात हमें पढ़नी है इसको चलो हम एक डब्बे में बंद कर देते हैं। एवोगाड्रो को एक डब्बे में बंद कर देते हैं जिससे कि इसके बाहर ये ना जा पाए, और फिर उसके बाद जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है उससे हमें जो दूसरी बात समझनी है वो बात तभी समझ में आएगी जब एवोगाड्रो की बात समझ में आ जाए। ठीक है, चलो तो इस डब्बे में एवोगाड्रो को पैक कर दिया मैंने। इसको बात को ये जो बात लिखी है इसको हम प्रूव ऐसे कर सकते हैं। कैसे बच्चों, आपको याद होगा मैंने आपको एक आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ाई थी,
तो वो क्या पढ़ाई थी, PV इक्वल टू NRT। अब इस PV इक्वल टू NRT में जरा गौर करिए, अगर कोई कहे ये प्रेशर, ये टेम्परेचर कांस्टेंट है, R तो वैसे भी कांस्टेंट होता है, तो अगर इस इक्वेशन में ये क्या है, ये क्या है, दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन। ओके फाइन। अब इस आइडियल गैस इक्वेशन में P T कांस्टेंट हो जाए तो R तो वैसे ही कांस्टेंट है, तो इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, V इज इक्वल टू RT बाई P इंटू N, और N होता है नंबर ऑफ मोल्स। अब ये RT बाई P एक कांस्टेंट हो गया, तो फिर ये जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा। यही बात एवोगाड्रो लॉ कहता है। एवोगाड्रो लॉ क्या कहता है कि इफ योर प्रेशर टेम्परेचर इज कांस्टेंट देन वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स नंबर ऑफ मोल्स। अच्छी बात है। अब सर बैलेंस्ड इक्वेशन से इनका क्या लेना देना है एवोगाड्रो का, देखो लेना देना है, देखो क्या लेना देना है। जैसे ये केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो अगर क्या हो कि हम टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट कर दें, तो जब टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा तो इस केमिकल रिएक्शन में सारे के सारे कंस्टिट्यूएंट्स बच्चों गैस हैं, ऑल आर द गैसेस। तो हमारा जो ये अगला सेकंड इंफॉर्मेशन है वो तभी वैलिड है जब सारे कंस्टिट्यूएंट गैसेस हैं, सारे गैस हैं, और फिर हमने क्या कर दिया, टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट कर दिया। तो इस रिएक्शन में जो नंबर ऑफ मोल्स देख रहे हो उनका रेशियो क्या है, 1:3:2। यहां कुछ लिखा नहीं है, मतलब 1 है, तो 1:3:2। तो क्या बच्चों इन तीनों गैसेस का वॉल्यूम भी 1:3:2 के रेशियो में होगा? जरूर होगा, यही तो कहा है। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स if pressure and temperature are constant. So if we execute this reaction at a fixed pressure, at a fixed temperature, and we take a fixed constant pressure, तब क्या होगा, तब इन तीनों गैसेस का जो वॉल्यूम का रेशियो होगा वो वॉल्यूम का रेशियो आएगा 1:3:2 फाइनली जब रिएक्शन हो जाएगी। यानी इसका अगर आप V लीटर लेते हैं, इसका 3V लीटर लेना होगा और इसका 2V लीटर लेना होगा। तो ये बच्चों दूसरा इंफॉर्मेशन है। तो क्या हमें ऐड करना होगा, हमें ऐड करना होगा कि इफ ऑल रिएक्टेंट्स ऑब्लिक प्रोडक्ट्स आर गैसियस। ये तो पहली बात है भाई, ये रिएक्शन आइडियल गैस इक्वेशन है, लिक्विड के लिए एप्लीकेबल नहीं है, सॉलिड के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सो आर गैसियस, देन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होगा बच्चों, होगा ये कि वॉल्यूम रेशियो जो होगा इसमें, इसको थोड़ा सा मैं दूसरे कलर से लिख दे रहा हूं, जो बच्चों वॉल्यूम का रेशियो होगा वो इसके मोल के रेशियो के इक्वल होगा। रेशियो ऑफ मोल्स, नीचे चूंकि जगह नहीं है मैं ऊपर लिख दे रहा हूं। क्या ऊपर लिख रहा हूं, देखो जरा गौर से। वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करते हैं V से, तो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस इज टू वॉल्यूम ऑफ दिस हाइड्रोजन गैस is to volume of this ammonia gas if you are asked
प्लीज आंसर अबाउट द रेशियो। तो आप कहेंगे सर बताते हैं। सर इसका रेशियो होगा 1:3:2। इसका रेशियो क्या होगा? 1:3:2। इसके बाद बच्चों एकदम टॉप पर जाना है। The volume of nitrogen, hydrogen and ammonia are in the ratio 1:3:2। लेकिन ध्यान रहे, क्या ध्यान रखना है? हर बात ध्यान रखना है। जहां तुमने ध्यान हटाया वहीं पर दुर्घटना हो सकती है। क्या ध्यान रखोगे? ध्यान रखोगे कि ये बात पहले होल्ड ट्रू होना चाहिए। अगर इसमें से कोई भी लिक्विड या सॉलिड है तब फिर ये रिजल्ट वैलिड नहीं है। ये जो रेशियो वाली बात है ये किसके लिए सही है? ये तभी सही है बच्चों जब सब गैस हो, क्योंकि एवोगाड्रो लॉ तो गैस के लिए ही होता है। आइडियल गैस इक्वेशन तो गैस के लिए होता है, लिक्विड सॉलिड के लिए नहीं होता है बच्चों। सो दिस इज द सेकेंड इंफॉर्मेशन दैट वी गेट फ्रॉम अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। चलो बच्चों एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। अभी आपने जो रिएक्शन पढ़ी वही रिएक्शन ले लेते हैं। सो N2 प्लस H2 एंड दिस गिव्स अस 2NH3। या 2 नहीं लिखते हैं, केवल NH3 लिख देते हैं। दिस गिव्स अस NH3। ठीक है। सो दिस इज द रिएक्शन गिवन, फाइन। अब क्वेश्चन में कुछ यूं पूछा गया, मान लीजिए हमने कहा भाई कि इफ 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस completely reacts with hydrogen gas. It completely reacts with hydrogen gas. Then find, क्या क्या बताना है आपको? आपको बच्चों 2 क्वेश्चंस का आंसर देना। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया कि मास ऑफ hydrogen gas required to react with nitrogen gas. So this is the first part that is asked, and the second question that is asked is mass of ammonia gas formed. Now these 2 questions to be answered. देखो बच्चों क्या करना है। तो ये एक रिएक्शन दे दी और कहा गया कि भाई इसमें एक गैस है नाइट्रोजन जिसके 7 ग्राम हमने लिए और उसको हाइड्रोजन से रिएक्ट कराए। बताइए कितना हाइड्रोजन रिक्वायरमेंट है और कितना अमोनिया बनेगा। तो जब भी ऐसे कभी क्वेश्चन आए कि एक रिएक्शन दे दी, अब उसमें कुछ दे दिए कि फलाने के इतने ग्राम या इतने मोल्स हैं, बाकी बताइए क्या करना है। तो सबसे पहला काम इसको बैलेंस करो। सबसे पहला काम इसको बैलेंस करिए। तो स्टेप फर्स्ट क्या होगा? स्टेप फर्स्ट होगा बच्चों बैलेंस द रिएक्शन। बच्चों बिना बैलेंसिंग के भी होता है, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, इसी में पढ़ाऊंगा बट थोड़ा आगे। तो अभी तो जितना हमने पढ़ाई की है उससे पता चला कि सबसे पहले तो रिएक्शन को बैलेंस करिए। तो बैलेंस करो भाई। तो अभी तो बैलेंस करना सीखे थे, फटाफट बैलेंस हो जाएगा। तो ये है N2 प्लस 3H2 और इससे हमें मिलता है 2NH3। नाउ इट इज बैलेंस्ड। अब उसके बाद 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन, फाइंड दिस। ओके, जरा गौर करें, रिएक्शन बैलेंस हो गई। क्या इस बैलेंस रिएक्शन का ये मतलब है, देखो कोफिशिएंट तो 1 है, ये 3 है, ये 2 है,
क्या इस बैलेंस रिएक्शन का ये मतलब है कि 1 ग्राम नाइट्रोजन हो और 3 ग्राम हाइड्रोजन हो और ये मिलके 2 ग्राम अमोनिया बनाती हैं? ये मतलब नहीं है बच्चों, ध्यान रखना। कई बार ये गलत चीजें भी लिखनी पड़ती हैं और लिख के क्रॉस भी करना पड़ता है ताकि आप आगे ऐसी गलती ना करें। ये बच्चों जो कोफिशिएंट्स होते हैं ना रिएक्शन में, ये मास को नहीं बताते, ये मास को नहीं बताते, ये बताते हैं मोल्स को। भूल से भी ऐसी गलती ना कर बैठना कि कहो कि इसका 1 है मतलब ये 1 ग्राम, ये 3 है मतलब ये 3 ग्राम, और ये 2 है मतलब 2 ग्राम। ना, इसका मतलब हुआ 1 मोल नाइट्रोजन, 3 मोल हाइड्रोजन और 2 मोल्स अमोनिया। तो भाई इसका क्या मतलब हुआ? इसका मूल मतलब हुआ कि हम अपनी रिएक्शन में 1 मोल नाइट्रोजन गैस अगर लें तो उस 1 मोल के साथ 3 मोल्स हाइड्रोजन गैस का रिएक्शन कराना है और उसके फलस्वरूप हमें 2 मोल्स अमोनिया गैस बनाना है। अब बच्चों ये जो मोल्स के टर्म में आपने लिख दिया यूजिंग द कोफिशिएंट्स, तो हम लोग इस जानकारी को अब मास के टर्म में लिखते हैं। कैसे? देखो, नाइट्रोजन के 1 मोल का मास अगर 1 N होता बच्चों तो 14 होता है, क्योंकि N2 है, सो दिस इज 28 ग्राम। सो 28 ग्राम नाइट्रोजन गैस इज मिक्स्ड विथ 3 मोल्स। 3 मोल्स मतलब बच्चों 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड दीज 2 फॉर्म्स 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया का मोलर मास कितना है बच्चों? ये तो हो गया 14 प्लस 3, सो 17 इंटू 2, सो दिस इज 34 ग्राम अमोनिया। ये हो रहा है। हो क्या रहा है? अगर इस रिएक्शन को पूरा पूरा कराना है तो आप अगर 28 ग्राम नाइट्रोजन लेते हैं तो उसके साथ 6 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, तब तुम्हारा 34 ग्राम अमोनिया बनेगा। सो दिस इज द रिएक्शन। अब भाई, अब कोई कहे अच्छा सर हम अगर 280 ग्राम नाइट्रोजन ले लें तो? अच्छा, नाइट्रोजन 10 गुना लेना चाहते हो? हाँ सर 10 गुना लेना चाहते हैं। तो ठीक है, पर सबको 10 गुना कर दो तो 60 ग्राम आपको हाइड्रोजन लेना होगा और 340 ग्राम अमोनिया बनेगा। अच्छा सर, मान लीजिए अगर हम 14 ग्राम नाइट्रोजन ले लें, अच्छा मतलब आधा नाइट्रोजन लेना चाहते हैं? हाँ सर आधा लेना चाहते हैं, तो सब आधा हो जाएगा, तो ये 3 ग्राम हो जाएगा और ये सब 17 ग्राम हो जाएगा। तो सर अगर हम 7 ग्राम ले लें, अच्छा 1/4 में जाना चाहते हैं? हाँ सर हम 1/4 ही नाइट्रोजन है, बस इतना ही, हमारे पास नाइट्रोजन लेने के पैसे नहीं है, बस 7 ही ग्राम हम खरीद पाए नाइट्रोजन। तो सर हाइड्रोजन कितना ले लें? अच्छा ठीक है, 28 ग्राम नाइट्रोजन के लिए 6 ग्राम हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। 28 ग्राम नाइट्रोजन के लिए हमें 6 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए पड़ती है। अब तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पास अगर मान ली 1 ही ग्राम नाइट्रोजन है तो कितना हाइड्रोजन चाहिए? तो सर 6/28 ग्राम हाइड्रोजन। अच्छा तो 7 ग्राम नाइट्रोजन है, 7 ग्राम नाइट्रोजन, तो कितना हाइड्रोजन चाहिए? तो सर 6/28 इंटू 7, सो दिस इज 1.5 ग्राम हाइड्रोजन। ऐसे ही कोई पूछ दे तो जैसे मैंने अभी आपको नाइट्रोजन का बताया वैसे आप अमोनिया का भी कर सकते हैं, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। देख लीजिए, नाइट्रोजन 1/4 हो गया तो सब 1/4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 34/4, इतना अमोनिया मिलेगा। सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। अब कोई पूछे कि भाई 7 ग्राम नाइट्रोजन है तो कितना अमोनिया चाहिए? तो 28 ग्राम में चाहिए होता है 34, तो 1 ग्राम में 34/28, 7 ग्राम में 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो दिस इज 34/4 और यू कैन से 8.5 ग्राम, 8.5 ग्राम of ammonia. This is going to be formed.
this is going to be formed. So this is your the answer for part 1 and this is your answer for. अब बच्चों ये जो अभी क्वेश्चंस किए जिसमें हम लोग केमिकल रिएक्शंस को देख रहे हैं, तो उसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग एक फॉर्मूला है, बड़ा इंटरेस्टिंग एक रिजल्ट है. देखो बच्चों जरा गौर से. सो लेट्स हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स. लेट्स हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट. क्या इंटरेस्टिंग है जरा गौर करें. अब ये रिजल्ट ठीक है, देखने में तो थोड़ा नया जैसा है, बट बच्चों उसमें कुछ नया है नहीं. फिर भी इन अ फर्स्ट साइट आपको लगेगा कि यार ये तो बड़ा स्पेशल जैसी बात है. जरा देखें. से कोई भी हम एक केमिकल रिएक्शन हाइपोथेटिकल लिख लेते हैं. सो लेट्स से अ गिवन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, है ना. अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. एक बच्चों बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखते हैं और वो केमिकल इक्वेशन से मैंने लिखा से इट्स लैम्डा कैपिटल A प्लस म्यू कैपिटल B. दीज आर रिएक्टेंट्स एंड दे आर कंबाइनिंग टू गेट सम प्रोडक्ट इस तरह से लिख देते हैं. से दिस इज गामा C प्लस डेल्टा D. ओके. अब बच्चों यहां पर जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं वो कैपिटल केस लेटर्स में लिखे हुए हैं, मतलब कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C एंड कैपिटल D. तो इस रिएक्शन में बच्चों अपने जो रिएक्टेंट्स हैं वो रिएक्टेंट्स क्या क्या हैं. रिएक्टेंट्स आर कैपिटल A कॉमा कैपिटल B. फाइन. नाउ व्हाट आर द प्रोडक्ट्स. प्रोडक्ट्स आर कैपिटल C एंड कैपिटल D. बाद बाकी ये जो लैम्डा, म्यू, गामा, डेल्टा है, ये बच्चों स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं. जैसे 2, 3, 4 लिखते हैं ना, ये उसी तरह के हैं. तो हमें मेंशन कर लेना चाहिए दैट दीज लैम्डा, म्यू, गामा, डेल्टा, दीज आर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स. स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स. फाइन. अच्छा, अब देखिए वो रिजल्ट क्या है. रिजल्ट क्या है. से दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और हमने जो एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स लिए A के, B, C और D के, उनको भी जरा देख लेते हैं. तो हमने नंबर ऑफ मोल्स किसके, A और B के, नंबर ऑफ मोल्स A और B के लिए से Na और Nb. ऐसे ही जो नंबर ऑफ मोल्स हैं C और D के, वो मोल्स लिए गए Nc और Nd. ठीक. सो दीज आर द नंबर ऑफ मोल्स विच आर इन्वॉल्व इन दिस केमिकल रिएक्शन और इसकी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है. तो वो इंटरेस्टिंग रिजल्ट क्या है. तो वो रिजल्ट इस तरह से लिखा जाता है दैट Na बाई लैम्डा दिस इज इक्वल टू Nb बाई म्यू. दिस इज इक्वल टू Nc बाई गामा एंड दिस इज इक्वल टू Nd बाई डेल्टा. ये एक रिजल्ट है. क्या हुआ कि जो नंबर ऑफ मोल्स इन्वॉल्व थे इस दी हुई केमिकल रिएक्शन में, उन नंबर ऑफ मोल्स को हमने क्या किया, उस केमिकल इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स हैं उनसे डिवाइड किया. तो देखे कि ऑल द नंबर्स आर सेम. तो ऑल द नंबर्स आर सेम, ऑल द नंबर्स आर सेम. या आप ऐसे कह लें कि जो नंबर ऑफ मोल्स हैं और जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं उनका रेशियो बच्चों सबके लिए एक जैसा आता है. उनका रेशियो सबके लिए एक जैसा आता है. तो अगर इसको थोड़ा और एक्सटेंड करके लिख दें तो यहां पर कितने भी रिएक्टेंट्स हों, कितने भी प्रोडक्ट्स हों, ये बात यूं ही चलती रहेगी. एंड इसको कुछ एक कांस्टेंट लिख लीजिए.
से लैम्डा, इसको से कुछ अल्फा लिख लीजिए, ऐसे ही छोड़ दीजिए, चलिए ये सब के लिए सेम रहेगा, ये कांस्टेंट रहता है बच्चों। नंबर ऑफ मोल्स और स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो का कोफिशिएंट कांस्टेंट रहता है इफ इट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इफ इट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर ये बैलेंस नहीं है प्यारे बच्चों, तो ये जरूरी नहीं कि ये जो रेशियो है वो सबके लिए एक जैसा रहे, तब फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होना एकदम मस्ट है। जरा समझें इसका कुछ एप्लीकेशन, इसका जरा एप्लीकेशन देखते हैं क्या करेंगे। अब बच्चों ये जो पीछे रिजल्ट लिखा, क्या ये कोई नई बात है जो हमें अलग से याद रखने की जरूरत है? याद तो खैर रखना है, इस फॉर्मेट में भी याद रखना है, बट देयर इज नथिंग न्यू, इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। देखो जरा कैसे, से एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, से C2H6 गैस प्लस O2 गैस, इन दो के कॉम्बिनेशन से वी आर गेटिंग what we are getting say CO2 gas प्लस, वहां जगह नहीं तो यहां लिख देते हैं बच्चों H2O लिक्विड, H2O लिक्विड। अब अगर इस रिएक्शन में ये जो केमिकल इक्वेशन है, जरा गौर से देखो कि क्या बच्चों ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस इक्वेशन है। तो जैसे कार्बन को देखें तो यहां पर 2 कार्बन के एटम्स नजर आ रहे हैं, सामने तो एक ही है, मतलब ये अनबैलेंस्ड है। तो अगर ये अनबैलेंस्ड है तो अभी इस केमिकल इक्वेशन के लिए इस तरह से लिखना, दैट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस इज कॉल्ड एथेन, C2H6 इज व्हाट, दिस इज एथेन। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथेन डिवाइडेड बाई 1, इसका कोफिशिएंट तो 1 ही है। फिर लिखा जाए दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाई 1, इसका भी कोफिशिएंट 1 है। फिर लिखा जाए बच्चों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाई 1, इसका भी कोफिशिएंट 1 है। फिर लिखा जाए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई 1। तो एकदम गलत बात है, ये जो बात लिखी है दिस इज इंटायरली रॉन्ग। व्हाई दिस स्टेटमेंट कैन नॉट बी ट्रू? क्योंकि बच्चों ये अपनी जो केमिकल इक्वेशन है, ये केमिकल इक्वेशन अभी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। कैसी है ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अच्छा ठीक है, तो ये गलत होना ही चाहिए। अच्छा, इसी केमिकल इक्वेशन को जरा एक बार हम लोग बैलेंस करते हैं, गौर करेंगे। तो फिर से मैं लिखता हूं बच्चों, C2H6 था गैसियस, फिर था O2 गैस, ऑक्सीजन गैस, देन वी वर हैविंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और आखिरी में था प्यारे बच्चों वाटर लिक्विड। अब इसको चलो बैलेंस करते हैं। तो वही हिट एंड ट्रायल मेथड, तो चलो इसको बैलेंस किया जाए प्यारे बच्चों। तो भाई सबसे पहले कार्बन को ही निपट लेते हैं। तो कार्बन यहां पर 2 एटम्स दिख रहे हैं और यहां पर एक ही है, तो कार्बन का मामला तो सेट हो गया। अब कार्बन का मामला सेट हो गया, अब उसके बाद हाइड्रोजन है अपने पास और ऑक्सीजन है। तो हम लोग सीखे अभी कि भाई चूंकि अंत में ऑक्सीजन को ही करना उचित रहेगा क्योंकि तो अकेला ही है, तो इसको फाइनली अगर हम बैलेंस करेंगे तो बाकी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। फाइन, तो अच्छा ठीक है भाई, हाइड्रोजन को कर लिया जाए। तो यहां पर बच्चों 6 हाइड्रोजन एटम्स नजर आ रहे हैं और यहां पर केवल कितने हैं, 2। तो यहां 3 कर देते हैं, तो यहां भी 6 हो गए हाइड्रोजन एटम। कार्बन हाइड्रोजन बैलेंस्ड। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो राइट साइड यानी प्रोडक्ट साइड अगर हम देखें तो हमारे पास प्यारे बच्चों 4 + 3 टोटल 7 ऑक्सीजन एटम्स हैं और यहां पर तो O2 है, तो हमें यहां पर 7/2 कर देना चाहिए। तो अगर हम 7/2 कर देते हैं तो अब देखेंगे तो दोनों तरफ एकदम परफेक्टली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। 3 एटम्स यहां पर हैं बच्चों, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, उनकी नंबर्स और सामने जो नंबर्स है दैट्स परफेक्टली मैचिंग। फाइन। अच्छा, अब बच्चों क्या करेंगे, अब वैसे तो बैलेंस हो ही गया है, लेकिन थोड़ा और आसान करने की दृष्टि से क्या कर सकते हैं कि आप इस रिएक्शन के दोनों साइड्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि ये जो नीचे फ्रैक्शन नजर आ रहा है ये फ्रैक्शन एलिमिनेट हो जाए। तो देखो, लेट्स मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2।
So the new reaction is C2H6 gas, not new reaction, new equation. उसी इक्वेशन में क्या कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो इक्वेशन तो सेम है बच्चों, उसकी थोड़ी सी शकल सूरत में बदलाव आ गया, 4CO2 गैस और 6H2O लिक्विड। गौर करें बच्चों जरा ध्यान से। अभी क्या लिखा है, इस रिएक्शन को देखें तो हमने अभी सीखा कि कोई भी बैलेंस रिएक्शन हमें यह बताती है कि रिएक्टेंट्स के कितने मोल, प्रोडक्ट्स के कितने मोल। तो ये बात तो समझ में आ रही है कि भाई यहां पर 2 मोल्स ऑफ दिस इथेन, 7 मोल्स ऑफ दिस ऑक्सीजन, 4 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ऐसे कहा जा सकता है ना। हम लोग लिख सकते हैं कि भाई इसके हमारे पास 2 मोल्स हैं, फिर इसके हमारे पास से 7 मोल्स हैं, मीन्स 2 moles of this ethane reacts with 7 moles of this oxygen and the result is 4 moles of this carbon dioxide plus 6 moles of this water। ये तो हमें दिख ही रहा है। अच्छा कोई कहे नहीं ऐसा नहीं है सर, हमारे पास थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा है। क्या ज्यादा है भाई? सर हमारे पास ये जो एथेन और जो आपकी ऑक्सीजन है 2 गुनी है। अच्छा 2 गुनी है? हाँ सर 2 गुनी है। ठीक है चलो 2 गुनी लाओ, मतलब आपके पास 2 मोल की जगह 4 मोल है। यस सर वी हैव 4 मोल एंड दिस वी आर हैविंग 14 मोल्स। फाइन, कोई बात नहीं। तो बच्चों अगर आपने रिएक्टेंट्स के मोल डबल कर दिए तो नेचुरली क्या होगा, प्रोडक्ट भी डबल आने वाले हैं। जैसे आप रिएक्टेंट में जो चेंजेस करेंगे वही चेंज आपके प्रोडक्ट्स में भी हो जाएगा। सो इफ यू आर टेकिंग 4 मोल्स एंड 14 मोल्स, तब बच्चों क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम 8 मोल्स एंड दिस विल बिकम 12 मोल्स, दिस विल बिकम 12 मोल। अब ये 2 मोल्स, 7 मोल्स, 4 मोल्स, 6 मोल्स था, ठीक। अब जरा ऐसे सोचो कि यहां पर जो नंबर ऑफ मोल्स लिखे हैं वो तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ही है, ठीक है। अच्छा हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेम ही तो आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यहां 14 हो जाएगा बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई अगर कर दिया जाए, है ना। यहां भी देखो नीचे 14 लिखा हुआ है। फिर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 8 हो जाना है, नीचे भी देखो बच्चों 80 लिखा हुआ है। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 12 हो जाना है, नीचे भी देखो 12 भी लिखा है, तो कोई नई बात नहीं है, 12 हो जाना है। अच्छा अब वो जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले से जरा निपट लेते हैं, देखें क्या उसमें क्या बात बताई गई। तो बच्चों ये जैसे किसी ने कहा कि ठीक है सर ये अपना Na हो गया, AK मोल्स हो गए, सर ये अपना NB हो गया, ये सर अपना NC हो गया और ये अपना ND हो गया। तो सर क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला है कि Na बाई अल्फा, NB बाई बीटा, मीन्स कोफिशिएंट्स का डिवीजन करते जाइए, रिजल्ट सेम आना चाहिए। वो तो आना ही है, तो आना ही है। यहां पर अगर हम Na बाई 2 लिखें या बच्चों NB बाई 7 लिखा जाए या फिर NC बाई 4 लिखा जाए या फिर ND बाई 6 लिखा जाए, तो ये सब इक्वल ही है। कैसे? Na नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A 4 डिवाइडेड बाई 2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B 14 डिवाइडेड बाई 7, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C 8 बाई 4, number of moles of D 12 by 6, so all are 2। बट ये क्या कोई नई बात है जो बड़ी स्पेशल है? कोई नई बात नहीं है बच्चों। ये नीचे जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखे हैं इन सभी में कोई 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ऊपर वाला आ जाएगा। अब एक केमिकल इक्वेशन है तो एक मैथमेटिकल इक्वेशन ही, इफ यू मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय सेम कांस्टेंट देयर इज नो प्रॉब्लम। तो आप रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मोल्स बढ़ जाएंगे, बस इतनी सी बात है। बट कहीं आप इस तरह से देखकर कंफ्यूज ना हो, कहीं आपको ये ना लगे अरे ये तो कोई नई बात है, हम तो जानते ही नहीं है। देयर इज नथिंग न्यू, स्टिल यू मस्ट नो दिस। ओके डन। अब चलो एक तो अपना जो बेसिक मेथड अभी जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन वाला क्वेश्चन किए थे, एक तो वैसे किया जा सकता है, वो तो एकदम पक्का बेसिक मेथड है और उसी से ये भी जनरेट हुआ है, कुछ नया नहीं है बच्चों। लेकिन चलो एक बार इसको भी यूज करके इसकी भी खाना पूर्ति कर देते हैं।
तो एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें हम इस तरह से यूज करने वाले हैं और जो पीछे रिएक्शन लिखी है उसी का प्रयोग करेंगे। देखो कैसे। सो लेट्स हैव अ सिंपल क्वेश्चन। सो व्हाट इज द क्वेश्चन? सो क्वेश्चन इज गिवन दैट, अब चूंकि हम लोग बैलेंस्ड कर ही लिए हैं रिएक्शन, तो बच्चों में डायरेक्ट बैलेंस रिएक्शन ही लिख देता हूं। लेकिन अगर एग्जाम में आएगा तो पहले आपको बैलेंस करना होगा, ये ध्यान रखिए। या चलो अनबैलेंस्ड ही रख देते हैं, क्यों बैलेंस करना, फिर अगली जब सॉल्व करेंगे तो बैलेंस कर लेंगे। ओके, सो दिस इज एथेन प्लस ऑक्सीजन एंड दिस रिजल्ट्स इनटू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लिक्विड वाटर फॉर दिस रिएक्शन ऐसा बोला गया कि if say 16 gram oxygen is used, then find first part used mass of this ethane gas C2H6 gaseous medium and formed masses of these two products। प्यारे बच्चों, ऑफ एक तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना बना ये बताइए, और साथ ही साथ ये भी बताइए कि आपके पास कितना लिक्विड वाटर आया। और गिवन इंफॉर्मेशन में क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल this chemical equation is given, and second information that is given कि how much O2 was used, ऑक्सीजन कितना यूज किया गया ये दिया हुआ है। ओके, सो लेट्स हैव द सॉल्यूशन। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब भी हम सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों, तो पहला जो स्टेप है वो तो यही है कि आपको बैलेंस करना होगा रिएक्शन को। सो स्टेप फर्स्ट इज बैलेंस द इक्वेशन। और अगर ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो बैलेंस करने के लिए ज्यादा माथापच्ची नहीं है, अभी तो हम कर ही लिए, डायरेक्ट नोट कर लेते हैं। सो इट वॉज 2C2H6 प्लस 7O2। मैंने गैस लिक्विड ये सब नहीं लिखा है, वो भी आप लिख सकते हैं बच्चों, प्लस 4CO2 एंड 6H2। सो दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। फाइन। अब देखो हमें क्या मालूम है। हमें यह पता था कि जो मास है ऑक्सीजन का, सो दैट इज गिवन है 16 ग्राम। फाइन। तो क्या हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन पता कर सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे भाई? तो सर आप ही ने पढ़ाया गिवन मास डिवाइडेड बाय द मोलर मास। तो O2 का मोलर मास हो जाता है सर 32, तो ले दे के ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 आ गया, दैट इज हाफ। अब बच्चों ये जो हमें काम करना है, तो हमें ये बताना है कि कितना एथेन यूज किया गया और फिर कितना CO2 और H2 इसका फॉर्मेशन हुआ। मतलब एक पार्ट दिया हुआ है, रेस्ट ऑफ द पार्ट्स उनके बारे में हमें जानकारी देनी है। तो अब देखिए, चूंकि एक बैलेंस्ड इक्वेशन है तो हमें बिना दिमाग लगाए, ये जो तरीका है बच्चों, इसमें एकदम डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं आप। कैसे? देखिए, आप ये समझ पाते हैं, आपको क्या हो जाता है कि एक मोल्स के बीच का रिलेशन मालूम हो जाता है, तो बार बार हर चीज को लिखने की आवश्यकता नहीं रहती है, और ये कई बार इजी भी पड़ता है। तो अभी जो मैं बोल रहा था कि आप जो है डायरेक्ट ही करिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं। इवन आई वुड से कि ये थोड़ा सा ज्यादा ही इजी पड़ेगा समझने के लिए, सॉल्व करने के लिहाज से भी बड़ा इजी पड़ेगा, एक झटके में निपट जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो गया, यही रिलेशन लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, बस हो गया। अब इसमें क्या जानकारी है अपने पास? वी नो अबाउट दिस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज गिवन टू अस। तो ये जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है कितने हैं भाई? तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है बच्चों हाफ, यहां पर है ना हाफ।
और उसमें क्या कर दीजिए 7 से डिवाइड कर दीजिए, सो दिस बिकम्स 1/14, दिस बिकम्स 1/14। अच्छा, अब क्या है, जय श्री राम हो गया इसका। नंबर मोल्स ऑफ दिस एथेन, सो हाउ मच इट वुड बी। तो ये जो 1/14 है इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा 2/14, और यू कैन से दिस इज 1/7। फाइन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाउ मच इट वुड बी। तो ये नीचे 4 लिखा है बच्चों, तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया बच्चों 2/7। फाइन। देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस वाटर, हाउ मच इट वुड बी। ये 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो इट बिकम 6/14, और यू कैन से दिस इज 3/7। तो यूजिंग दिस रिलेशन you can get all the moles for all the constituents in one line only। आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है कि ये 2 मोल थे तो इतने थे तो इतने हो गए, कुछ नहीं करना है। जस्ट यू नीड टू अप्लाई दिस फॉर्मूला कि नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स इज सेम। अब उसमें से कोई एक आध दिया है, यहां पर बच्चों ऑक्सीजन के बारे में जानकारी दे दी, तो ये कांस्टेंट आपको मालूम चल गया 1/14। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस एथेन डिवाइडेड बाय 2 इज 1/14, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो देखो सबके मोल्स निकल कर मिल गए हमें। अब नाउ वी नो द मोल्स फॉर एवरीवन, तब अब क्या करेंगे, मास की बात कर लेंगे। तो देखो बच्चों, कोई कहे इस एथेन का मास बताइए, तो मास क्या होता है प्यारे बच्चों, मास हो जाता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। सो व्हाट इज द मोलर मास, तो कार्बन है 12 इंटू 2, सो दिस इज 24 एंड 6 हाइड्रोजन्स, सो 30/7। सो हाउ मच इट इज, दिस इज 30/7 ग्राम्स। फाइन। अब इसको देख लेते हैं। कोई पूछे मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बताइए, सो दिस इज 2/7 इंटू कार्बन, दिस इज 12 प्लस 32, that is 44, तो 44 into 2, so it becomes 88/7 grams। फाइन। अब आता है मास ऑफ वाटर, सो हाउ मच दिस इज, सो दिस इज 3/7, और वाटर का मोलर मास हो जाता है बच्चों 18, तो ये हो गया 54/7 ग्राम। यही आंसर हो गया, यही आंसर हो गया। हमें क्या करना था, वी वर टास्क्ड टू गेट, हमें क्या टास्क दिया गया था, हमें टास्क दिया गया था कि आप बाकी के जो भी कंस्टिट्यूएंट्स हैं उन सब का यूज्ड मास या फॉर्म्ड मास बताइए। तो एथेन का कितना मास यूज हो गया, 30/7 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मास यूज हो गया, 88/7 ग्राम। हाँ, वाटर का कितना मास यूज हो गया, तो 54/7 ग्राम। बस समझ में आ गई सारी बात, हो गया, डन, कंप्लीट। सो दीज आर योर आंसर्स, दीज आर योर आंसर्स। तो हमने इस क्वेश्चन में ये सीखा कि जो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, इसको क्या वास्तव में यूज करना काम की चीज है, तो बच्चों बिल्कुल काम की चीज है। इससे बस क्या हो जाता है कि योर कैलकुलेशन पार्ट गेट्स रिड्यूस्ड एज वेल एज योर एक्यूरेसी ऑल्सो इंक्रीजेस। उस तरह से जब हम लोग जो पिछला क्वेश्चन किए, दैट्स ऑल्सो वेरी फाइन, वो तो एकदम बेसिक है, उसी से तो ये जनरेट हुआ है। लेकिन अगर कोई बात हमें आसान फॉर्म में मिले तो वी मस्ट एक्सेप्ट एंड यूज दैट थिंग। अगर हमें पता चल गया कि अब बार बार लिखने की जगह एक झंझट खत्म हो गया, सीधा एक लाइन में लिखिए और अगले लाइन में आंसर पाइए, तो इट्स बेस्ट, हम इसी को यूज करेंगे आगे। ठीक, हम लोग इसी को बच्चों यूज करेंगे। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू stoichiometry, or you can say chemical reactions. So this part is over. This part is over. Thank you, bachcho.